Hello friend, good morning to you. Welcome to my YouTube channel. How are you and what are you doing at present? I think you have sit with your copy and pen to study very interesting topic because I have selected for you the verb. We shall study about the verb. What is verb? What is the function of verb? How can we recognize about the verb? How can use the verb? etc. We shall study about the verb. And this topic, this session is going to be very good. So guys, keep on watching and write everything what I am teaching and what I am expressing before you. So stay with me and I guess you will accompany me. If you accompany me, I shall do better. So guys, keep on watching. दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। तो आप आ जाइए फिर अपने एक नए सेशन पर और लग जाइए अपने पढ़ाई पर। आज मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में जो पद विभाजन शब्द भेद चल रहा है, आज मैंने द वर्ब लिया है। वर्ब के बारे में, वर्ब के फंक्शन के बारे में, वर्ब के टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या वर्ब होता है, वर्ब किसे कहते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि क्या वर्ब है, कैसे अनुभव करेंगे, इन सभी सब जितनी समस्याएं हैं, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर हम साधारण तौर पर सामान्य रूप से अगर कहते हैं कि वर्ब क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं, तो गाइस समझिए मेरी बात को। मैं जो बोल रहा हूं ये भी क्या मेरा वर्ब है, आप सुन रहे हैं वह वर्ब है, जो राइटिंग हो रही है, मैं जो राइट कर रहा हूं वर्ब है। अब इसको अगर हम साधारण शब्दों में कहें, जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। दुनिया में जितने भी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, वह सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। जैसे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, सो पे अटेंशन टू मी। आप एकदम अच्छी तरह समझ जाएंगे, कहीं भी आपको देयर विल बी नो डाउट अबाउट इट, कहीं भी कोई संदेह नहीं रहेगा। केवल आप लगे रहिए ध्यान से। देखिए, मैं सीधा अगर सीधे से सपाट शब्द में कहूँगा वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में, तो खाना, पीना, नहाना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, रोना, चुप रहना, आज जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब वर्ब के अंतर्गत आती है। वर्ब क्या होता है? जिसे किसी कार्य का होना पाया जाए, जिसे कोई कार्य के बारे में होना या करना पाया जाए, वह वर्ब कहलाता है। काम करना में अंतर से देखना भी एक वर्ब है, बोलना भी वर्ब है, सुनना वर्ब है, चुप रहना भी वर्ब है, सोना वर्ब है, जागना वर्ब है, खाना पीना, नहाना, सोना, उठना, बैठना, आज सब जितने भी गतिविधियां हैं सब क्या हैं? वर्ब है। संसार में जितने भी गतिविधियां हैं सब क्या हैं? वर्ब है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो वर्ब को अगर हम थोड़ा सा परिभाषित करें, अब हम थोड़ा सा शब्दों के बारे में हम लोग जान गए कि जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो अगर मैं परिभाषा के रूप में अगर देखूं, तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना बढ़िया टॉपिक है, या आपका जो सेशन है यह कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आ जाएगा। इसके बारे में आप अगर डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं तो आपका बेसिक टू एडवांस जो मैंने आपको प्रॉमिस किया हूँ प्रोवाइड करने का, जो मैटर कंटेंट प्रोवाइड करने का मैं जो प्रॉमिस किया हूँ उसको मैं पूरा करूँगा। आप लोग को भी पूरे कंटेंटमेंट भी हो जाएगी, आपको संतुष्टि भी हो जाएगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोग लिखिएगा, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या होना पाया जाए या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। अगर उसको हम इंग्लिश में, हम चूंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में क्या कहेंगे?
कि अ वर्ब इज ए वर्ड, अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन आर थिंग। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, करना पाया जाए उसे कहते हैं, वो वर्ब कहते हैं। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में भी अगर करना चाहें, दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, या हमने लिख दिया यहाँ पर, दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में किसी कार्य का करना या होना बताए उसे वर्ब कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई तरह से इसको कह सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर बिना परिभाषा के मैं कहूँ तो जितने भी कार्य हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा परिभाषा में दे दिया कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तीन चीज याद रखिएगा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पर्सन, प्लेस आर थिंग। ऐसे जैसा कि मैंने नाउन के बारे में बताया है, प्रोनाउन के बारे में अध्ययन किया हम लोग। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में, के बारे में किसी कार्य का करना या होना बताए उसे वर्ब कहते हैं। इसको भी अगर अंग्रेजी में हम लिखें तो अ वर्ब इज ए वर्ड, अ वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग टू डू आर टू बी अबाउट अ पर्सन आर थिंग। इसको नोट डाउन करिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अ वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग टू डू आर टू बी अबाउट अ पर्सन आर थिंग। अच्छा ठीक है, अब तो हम इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब वर्ब में देखिए, वर्ब का जो फंक्शन होता है, वर्ब हमारा किस तरह से कार्य करता है। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, देखिएगा हिंदी में जो हमारा हिंदी, पहले हम जो हमारा मदर टंगू है, मातृभाषा है, हिंदी में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, इसको हम पहले कर्ता लिखते हैं, पहले हमारा कर्ता होता है, इसके बाद में क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, कर्म होता है और अंत में क्या होता है, क्रिया। हमारे कहने का मतलब देख रहे हैं ना, यह जो कर्ता, कर्म और क्रिया है, कर्ता, कर्म और क्रिया है, हिंदी वाले वाक्य में अगर हम देखें, किसी भी वाक्य का अगर हम अनुवाद करते हैं, किसी भी टेंस का अगर अनुवाद करते हैं, तो उसमें हम जो अंत में पाते हैं वह क्या होता है, क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा मेरी बात को गाइस। मित्रों, हिंदी में कर्ता पहले, उसके बाद में कर्म और फिर क्रिया आती है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी। हिंदी में मेन फंक्शन यही है। हिंदी का जब हम अनुवाद करेंगे तो पहले हमको कर्ता मिलेगा, फिर इसके बाद में क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा और फिर क्रिया मिलेगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट और इसको क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में क्या करें, इंग्लिश में, ठीक है गाइज, इंग्लिश में देखिएगा, ENGLISH, अगर इंग्लिश का फंक्शन हम देखें तो इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है और फिर क्या होता है, वर्ब होता है और अंत में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज को थोड़ा सा गौर करिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा कि हिंदी में किसी भी वाक्य का हम अगर अनुवाद करते हैं तो पहले कर्ता आता है, कर्म आता है और क्रिया आती है। कहने का मतलब क्रिया जो अंतिम में आ जाए, जो अंतिम में हिंदी में जो शब्द आता है वह क्या है, वही क्रिया है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। किसी वाक्य में जो अंतिम में शब्द आ जाता है वही क्या होती है, क्रिया होती है। इंग्लिश में अगर फंक्शन देखते हैं तो पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में हमारा वर्ब आ जाता है, यही वर्ब आता है, इसे क्रिया कहते हैं, और अंत में जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा और देखना चाहूंगा, जैसे सी राइट्स, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। यह जो सी है, ये सी क्या है हमारा, यही हमारा सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो राइट्स है यही हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और जो यह लेटर है, लेटर जो है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो है हमारा क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, तो अगर इसका हिंदी में अनुवाद हम करते हैं तो वह एक पत्र लिखती है, क्या बनेगा, वह एक पत्र लिखती है। मैं यहाँ पे हिंदी लिख दे रहा हूं, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। मैंने वाक्य पूरा क्या लिखा, वह एक पत्र लिखती है। लिख रहा है वाक्य,
कहने का मतलब फंक्शन में हमारा क्या है, देखिए हिंदी मैंने क्या देखा, हिंदी में वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में पत्र क्या है, देखिए एक पत्र, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र है, और लिखना क्या है, क्रिया है। ठीक है, अगर हम ऐसे समझे कि हिंदी वाक्य में कौन लगाने से, हिंदी वाक्य क्या करते हैं, कौन लगाने से, हु, हिंदी वाक्य क्या करते हैं, हु लगाने से, WHO, देख रहे हैं वाक्य, WHO, हु लगाने में, हु माने कौन होता है, हु लगाने से क्या निकलता है हमारा, हु लगाने से हमारा सब्जेक्ट निकलता है, ये भी समझिएगा, हु लगाने से सब्जेक्ट। और किसे, whom, WHOM, whom या what, whom या what, ये दोनों से लगाने से क्या निकलता है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको कह सकते हैं कर्म, क्या कर सकते हैं, कर्म निकलता है। और जिनसे किसी कार्य का पाया जाए, खाना पीना, नहाना सोना बैठना, ये सब क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। या अगर कहा जाए वह एक पत्र लिखती है, तो कौन लिखती है वह, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखती है, एक पत्र, हाँ, क्या लिखती है, एक पत्र, और लिखना क्या है, क्रिया है। इस तरह से पहचान सकते हैं। तो मेन फंक्शन हमारा क्या है, कर्ता, कर्म, क्रिया। हिंदी में, इंग्लिश लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, अब कहीं दिक्कत नहीं आ रहा होगा इसके बारे में कि वर्ब किसे कहते हैं। यह टॉपिक जो बड़ा मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पे चल रहा है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब इसके पार्ट के बारे में देखते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, या टाइप्स ऑफ वर्ब, या यूं कह सकते हैं कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ये सब के बारे में हम अब इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ठीक है गाइज, इसको पहले आप लोग पहले इसको नोट डाउन करिएगा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अगले फंक्शन पर। ठीक है, उसके हम वर्ब के पार्ट के बारे में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। हाँ गाइज, तो हमारा ये हो गया वर्ब का पार्ट, जो काइंड्स ऑफ वर्ब है, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर राइट किया और नोट डाउन किया हूँ। यह पूरा जो आपका जो देख रहे हैं, पूरा खाका, जो पूरा जो विवरण है, यह पूरे काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में दिखाया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है आपका, यह टेबल, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, so that you never forget in the future। आपको पूरे तालिका को, पूरे साड़ी को स्पष्ट रूप से याद कर लेना होगा, ताकि यह कभी भी वर्ब के बारे में आपको प्रॉब्लम होने पाए। यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और सामान्य अध्ययन में से लेकर के यह बेसिक टू लेवल में यह सब हमारा ग्रामर क्वेश्चन आएगा। तो मैं काइंड्स ऑफ वर्ब में देखता हूँ, काइंड्स ऑफ वर्ब को देखिए, मुख्य रूप से हमारा जो है 3 भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। ऐसे अगर हम सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं तो काइंड वर्ब के कितने भेद होते हैं, 5 खाली होते हैं, मात्र कितने होते हैं, 5 होते हैं। उनमें से क्या होता है, जैसे कहते हैं हम कि ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब 2 हो गया। तीसरा है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, चौथा है इनट्रांजिटिव ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, या उसी कहते हैं लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और 5वां नंबर हमारा जो होता है उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, समान रूप से मैंने बताया 5, समान रूप से 5, कौन कौन समान रूप से 5 होते हैं कि उसमें होता है, पहला जो है, फिर मैं बता रहा हूँ, पहला जो है हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, पहला क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, चौथा हमारा है इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, या उसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और 5वां हमारा जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, लेकिन गाइज मेरा जो पढ़ाने का थोड़ा सा जो तरीका है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट है मेरा, और मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं मेरे अनुसार जो पढ़ाने का तरीका है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, सब कुछ उसमें हमारा इंक्लूड कर दिया जाएगा। जितना मैं 5 बताया, मैंने 5 बताया, लेकिन यह इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह से मैं बंटवारा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कैसे बंटवारा किया मैंने काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। मैंने वर्ब को 3 रूप में बांटा है। पहला क्या है हमारा, फाइनाइट वर्ब, देखिएगा ध्यान से, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब या फिनाइट वर्ब, इसको हम फिनाइट वर्ब को पढ़ते हैं, इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरा जो हमारा है, पहला क्या है, फाइनाइट वर्ब, पहला हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब, पहला हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। और दूसरा क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। और तीसरा जो हमारा है वह क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये हमारा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा
तीन प्रकार के होते हैं। मैंने तीन प्रकार से मैंने इसको बांटने का प्रयास किया। अगर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं तो जब इसको कहेंगे, जब मेन वर्ब का प्रयोग, देखिएगा इसका मैं बता रहा हूं, जब मेन वर्ब का प्रयोग, जब मेन वर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है और पूरा अर्थ प्रकट करता है तो वह क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा गाइज कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं कि जब मेन वर्ब का प्रयोग, जब मेन वर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब का प्रयोग किसके साथ प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है और पूरा अर्थ प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसी को हम जो है प्रिंसिपल वर्ब या इसको कहता है प्रिंसिपल वर्ब, PRINCIPAL, प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, या इसी को हम कहते हैं फुल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुल वर्ब। हम इसको कई नाम से पुकारते हैं। अगर हम फाइनाइट वर्ब कर सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कर सकते हैं। अगर इसको मैं ऐसे काउंट कर देता हूँ, रोमन अंक में इसको मैं पहला कर दिया, इसको मैं दूसरा कर दिया, इसको मैं तीसरा कर दिया। इसको तीन नाम से भी पुकार सकते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा डीप पढ़ाने का मैं आदी हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई टॉपिक आपको छूटने पाए, क्योंकि मैं अब इस टॉपिक को मैं शुरू ही कर दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको विधिवत पढ़ाऊँ उसको, ताकि दिक्कत होने पाए। तो फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं, फाइनाइट वर्ब के तीन रूप होते हैं। इसको हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, या प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, या फुल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने चर्चा कर दिया फाइनाइट वर्ब के बारे में। अब आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। इसको हम क्या कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी इसको हम जानते हैं। HELPING, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ तो सहायक क्रिया के बारे में देखना चाहूंगा। सहायक क्रिया क्या होता है, वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर के, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वे क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के रूप में मिलकर टेंस को बनाने में मदद करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक है गाइस, इसकी परिभाषा मैंने इसको बता दिया। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहेंगे तो नॉन फाइनाइट के बारे में देखते हैं क्या होता है कि वर्ब के वे रूप माने क्रिया के वे रूप जिनका सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनका पर्सन, नंबर पर, जेंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं तीनों इसका डिटेल में बता दिया कि तीनों किस तरह से पुकारते हैं। मैंने बता दिया, पहला फाइनाइट वर्ब है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मीनिंग इसमें। ऑक्सिलरी वर्ब में AUXILIARY, ठीक है, AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब है। तीसरा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है गाइस, अब हम आ जाते हैं कि क्या कहते हैं कि फाइनाइट वर्ब के भेद, किसके भेद पढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब के भेद। आज हम केवल इंट्रोडक्शन के रूप में हम पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में। फाइनाइट वर्ब देखिए हमारा चार प्रकार का होता है, चार प्रकार का, देयर आर फोर टाइप्स, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं कि फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है पहला, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, जिसे कहते हैं संयोजक क्रिया। और चौथा है फ्रेजल वर्ब, जिसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। मैंने इसको चारों बता दिया आपको, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड फ्रेजल। किसके अंतर्गत आ गए, ये हमारा फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आ गए। अब आ जाते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे दो रूप में बटा है। ठीक है, डिवीजन इसके दो हैं। किसके जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने पार्ट हैं, दो हैं, दो पार्ट हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। मैं सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं, इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत होने पाए। मैं पार्ट वाइज सब पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसकी केवल एक ड्रिल बना दिया। मैं इसको क्या बना दिया, ड्रिल, एक तालिका के रूप में मैंने बना दिया, DRILL, एक तालिका के रूप में मैंने बना दिया ताकि आपको कोई दिक्कत न होने पाए। अब इस चीज को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आते हैं, चलिए देखते हैं। हमारा जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी पहला है, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसको कहते हैं प्राथमिक सहायक क्रियाएं, दूसरा है विधि सूचक सहायक क्रियाएं।
किसके हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। अब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की भेद पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत हमारे 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, ये भी 3 पार्ट होता है, बी का रूप और हैव का रूप और डू का रूप। बी के रूप में अगर हम देखते हैं, बी के रूप में इज, एम, आर, वाज और वर। इसको वेयर कुछ लोग पढ़ते हैं, वेयर कुछ लोग वर पढ़ते हैं, तो मैं दोनों पढ़ दे रहा हूं। बी का रूप क्या है हमारा, इज, एम, आर, वाज, वेयर। और बी का रूप क्या है, बी जो है हैव का रूप क्या है, हैव का रूप हमारा क्या है, हैज, हैव और हैड है, हैज, हैव और हैड है। और डू का रूप जो है, तीसरा नंबर जो है इसका डू का रूप है, इसको डू, डज और डिड के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। कुछ मैंने यूज में इस सब का प्रयोग मैंने पढ़ा दिया है, पिछले वीडियो में आपको सर्च करके देखेंगे, पिछले वीडियो में जो यूजेज में मैंने पढ़ाया था सब उसको पढ़ा दिया है। अच्छा, आ जाइए मॉडल ऑक्सिलरीज, किसके बारे में, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। यह मैंने बता दिया प्राइमरी के बारे में। अब मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा, विधि सूचक सहायक क्रियाएं, इसमें जैसे कैन है, मे है, इस तरह से वाक्य है, कैन, मे, शुड, माइट, आउट टू, जितने भी प्रयोग के रूप में मैंने बताया था, ईटीसी में लिख दिया, कैन, मे, शैल, विल, आउट टू, माइट, ईटीसी। इसमें हम इसके बारे में जब हम विधि सूचक के बारे में, मॉडल के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद में हमारा तीसरा नंबर आ गया नॉन फाइनाइट, क्योंकि मैंने बताया कि क्रिया का वह रूप जिस पर जिसका सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे टेंस की कोई जानकारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं। नॉन फाइनाइट में हमारा होता है पार्टिसिपल, पहला है पार्टिसिपल, दूसरा है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव भी कहते हैं दूसरा, और तीसरा जो है हमारा क्या, जीरंड। यह क्रिया में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है, क्या जोड़ा जाता है, या आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है। यह क्या है, इसमें टू जोड़ा जाता है। और पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, सब इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आज मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है जरूर, लेकिन मैं फिलहाल मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज कोई ज्यादा टॉपिक के बारे में, विशेष टॉपिक के बारे में अध्ययन नहीं कर रहा हूँ। हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल मैं आज इसके बारे में अध्ययन हम लोगों ने किया, वर्ब के बारे में, वर्ब किसे कहते हैं हम लोग अच्छे से अध्ययन किया, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं मैंने उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग जो है कल नेक्स्ट जो वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो कि फाइनाइट में जो भी जितने हैं पार्ट हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, मैं अब इसको पढ़ाते जाऊंगा फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत, और फिर उसके बाद में नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इस तालिका को, जो तालिका है देख रहे हैं तालिका, इस तालिका को आप लोग रिमेम्बर करिएगा, लर्न करिएगा, रिकॉल करिएगा, भूलिएगा नहीं। डोंट फॉरगेट, बोलना मना है, अगर भूल जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ आपको करने की जरूरत नहीं है, इस वर्ब को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब मेरा नया टॉपिक आज शुरू हुआ है, जो कि मैंने बता दिया वर्ब के बारे में। अब वर्ब के बारे में हम लोग को चल रहा है टॉपिक, अब इसमें जो भी पार्ट चलेंगे मैं पार्ट वाइज चलाऊंगा। डे तो मेरा वही चलता रहेगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच है 1 2 3 4 5 जो भी 13 14 चलता रहेगा, डे उससे मतलब नहीं है। उसके अंतर्गत जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक जो कोई लेंथी रहेगा उसको मैं पार्ट करके पढ़ाता जाऊंगा। सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, रेगुलर देखिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए, जो पढ़ने वाले एस्पायरेंट हैं, जो इंग्लिश लर्नर हैं, उनको आप शेयर करिए और मदद करिए, वो लोग भी पढ़ें। और हमारा भी आप लोग हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि हम अच्छे वीडियो लाते रहें। मेरा भरसक प्रयास है, मेरा भरसक उम्मीद है कि आप लोग को मेरी टॉपिक समझ आ रहा होगा। समझ आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, और जो नए लोग देखने वाले हैं व्यूअर, उनको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो गाइज आज हम लोगों ने वर्ब के बारे में अध्ययन किया। अब हम चलते हैं, आज मेरा ये समापन है वीडियो का, मैं इसी समापन करने वाला हूँ। आज के लिए इतना है। इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल मीट अगेन विथ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट पावरफुल एनर्जेटिक टॉपिक। हम लोग अच्छे जो है टॉपिक पर हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा फाइनाइट वर्ब के बारे में, जो है प्रिंसिपल या फुल वर्ब के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, परिभाषा के रूप में और एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।